हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज 1 और पॉलिटी सीरीज 1 में आज फंडामेंटल राइट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21A एंड 22। आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस अप टू 6 to 14 years of age और आर्टिकल 22 इज प्रिवेंशन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इन दोनों आर्टिकल्स को आज डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है। मतलब राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जो है वो ये कहता है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। मतलब सरकार का, स्टेट का ये एक फर्ज है कि वो 6 to 14 ईयर्स यानी 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मुहैया कराए। ठीक है, प्रोवाइड करवाए। ये स्टेट का काम है और इसके लिए उचित कानून बनाए जाए। ये किसका काम है? स्टेट का काम है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 21A की कहानी क्या है पूरी की पूरी। आर्टिकल 21A को ऐड करा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाके, दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। लेकिन क्या उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस नहीं थे राइट टू एजुकेशन से जुड़े हुए या एजुकेशन से जुड़े हुए? नहीं, प्रोविजंस थे। आर्टिकल 45 जो था वो ये कहता था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। लेकिन आर्टिकल 45 के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो डीपीएसपीज के अंडर आता है पार्ट 4 में, एंड डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। रिमेंबर दिस थिंग, डीपीएसपीज आर नॉट enforceable or justiciable in the court of law। ठीक है। अमेंडमेंट जो हुआ, 86th अमेंडमेंट जो हुआ, उसने क्या करा? उसने 6 से 14 साल तक एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री बना दिया और उसके बाद आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया और ये बोला द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब क्या करा? अप टू 6 ईयर्स तो डाल दिया डीपीएसपीज में, ठीक है, और 6 से 14 डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में। स्टेट ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखिए, जो सरकार है, जो स्टेट है, उसकी अपनी कुछ इकोनॉमिक लिमिटेशंस हैं। वो सबको सब चीजें मुफ्त में मुहैया नहीं करा सकती। इसलिए जहां पर जरूरी था, सबसे ज्यादा जरूरी, जो 6 से 14 साल जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसको फ्री एंड कंपलसरी कर दिया। बाकी चीजें डीपीएसपी में डाल दी। डीपीएसपी में डाल दी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरकार के बस की है, अगर सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्ट करती है तो सरकार उससे जुड़ा हुआ कानून बना ले, अगर नहीं करती है तो ना बनाए। उसके बाद 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A में, पार्ट 4A 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें भी एक नई ड्यूटी ऐड करी। अब ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ड्यूटी ऐड करी गई। और उस ड्यूटी में ये कहा गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, रिमेंबर, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजन वर्ड को ध्यान से देखिएगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वर्ड एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अब एजुकेशन प्रोवाइड करवाना उनके अपने उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, ये फंडामेंटल ड्यूटी में। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया और फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 93 में ये ऑलरेडी कह दिया था दैट प्राइमरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और 93 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 92 वाली जजमेंट को चेंज करा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल, दैट इज प्रोफेशनल एजुकेशन, इवन मेडिसिन और इंजीनियरिंग, सब चीजें जो है वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन 93 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बदल दिया और कहा कि केवल प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, प्रोफेशनल और प्राइमरी एजुकेशन के बाद, मतलब 14 साल के बाद जो भी एजुकेशन होती है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। वो उस पर डिपेंड करता है कि सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्ट करती है तो स्टेट चाहे तो उसके लिए कानून बना सकती है, चाहे तो ना बनाए। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो स्टेट है ना, स्टेट का मतलब सरकार है, राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब सरकार। अब स्टेट में, सरकार में सब आ जाते हैं। केंद्र सरकार भी आ जाती है, राज्य सरकार भी आ जाती है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अंग हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो उनकी बॉडीज हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पे स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 से है। आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वही यहाँ पर स्टेट का मतलब है। तो क्या करा जाता है जी? राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्स राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 सरकार इनेक्ट कर देती है, गवर्नमेंट इनेक्ट करती है।
आर्टिकल 21A के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब डिटेंशन दो तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। पहली होती है प्यूनिटिव और दूसरी होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है दंडात्मक, ठीक है, मतलब आपने कोई क्राइम करा, आपने कोई गुनाह करा और उसके लिए आपको पकड़ के जेल में डाल दिया, जैसे इसको डाला हुआ है। प्रिवेंटिव होती है जब आपने कोई गुनाह नहीं करा, आपको कोई क्राइम करने से रोकने के लिए या ऐसी आशंका थी कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, सिर्फ इसी ग्राउंड पर उठाकर आपको जेल में डाल दिया, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसा अगर आपको याद हो तो जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, जब लास्ट ईयर एनडीए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिमूव करा था, आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड कर दिया था, तो उस टाइम कश्मीर के जितने भी लीडर्स थे उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि खतरा था कि वो मे बी पब्लिक एजिटेशन को प्रोवोक कर सकते हैं, लोगों के विद्रोह को प्रोवोक कर सकते हैं, इसलिए प्रिवेंशन के तौर पर उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तो अब इन्हीं से जुड़े हुए हम लोग प्रोविजंस देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं प्यूनिटिव डिटेंशन से जुड़े हुए और प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े हुए। तो सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 22 का कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्लॉज 1 क्या रीड करता है? क्लॉज 1 रीड्स नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed, grounds for such arrest, right to consult defended legal practitioner। इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझिए। क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको उसे इन्फॉर्म करना होगा, आपको ये बताना होगा कि आप उसे किस बिना पर गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको कंसल्टेशन करने का अधिकार है, ठीक है, उसको कंसल्ट करने का अधिकार है, जिसके लिए उसे लीगल प्रैक्टिशनर आपको मुहैया करा के देना पड़ेगा। अगर वो डिमांड करता है खुद को डिफेंड करने की कि उसे लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत है, तो उसे अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर चुनने का अधिकार है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार करा गया है तो आपको इन्फॉर्म भी करा जाएगा, आपको बताया भी जाएगा क्यों गिरफ्तार करा गया है, और आपको अपनी मर्जी का वकील चुनने का अधिकार भी है। क्लॉज 2 क्या कहता है? एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। इसका मतलब कहता है जो भी ज्यूरिसडिक्शन में सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे में उसको उसके सामने हाजिर करा जाएगा, ठीक है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करा जाएगा। और इस 24 घंटे में जो जर्नी का टाइम है ना वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उसके अरेस्ट से लेकर और मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, और उसमें जो चल के जाने का टाइम है, जो जर्नी का टाइम है, वो भी इंक्लूड होगा। तो मतलब अगर पुलिस को लगता है कि ट्रैफिक के अंदर 3 घंटे लगेंगे तो 3 घंटे पहले निकले, 3 घंटे का विंडो लेके निकले, ठीक है। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई बंदा नहीं होता है, हाजिर आप किसी को नहीं करते हैं, तो आप 24 घंटे से ज्यादा किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते हैं फॉर द जर्नी। उसके बाद क्या है? नो सच पर्सन शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब अगर आपने किसी को गिरफ्तार करा है और आप उसको 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखना चाहते हैं, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इसका कुल मिला के तात्पर्य क्या निकला? कोई बंदा जब गिरफ्तार करा जाएगा तो 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करा जाएगा। मजिस्ट्रेट उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि अब इसको फर्दर कस्टडी में दिया जाए, रिमांड के अंदर दिया जाए या ना दिया जाए। तो 24 घंटे से ज्यादा उसकी रिमांड के लिए, उसी कस्टडी के लिए आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे में उस व्यक्ति को छोड़ देना होगा। हेलो, सुनिए, अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि ये जो राइट है वो एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियंस कौन से होते हैं? एनिमी एलियंस उन देशों के नागरिक होते हैं जिनके साथ हम वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, उन देशों के नागरिकों को हम एनिमी एलियन कंसीडर करते हैं। दूसरा, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्या था? ये जो ऊपर वाले जो दो क्लॉज हैं ये लागू होते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में। किसके केस में? प्यूनिटिव डिटेंशन। इसका मतलब आपने कोई क्राइम करा था और उसके बाद आपको अरेस्ट करा जा रहा था, तो ये दोनों पॉइंट लागू होते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसका मतलब आपने कोई क्राइम नहीं करा था और ऐसा अंदेशा था कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, तो उससे पहले अगर आपको अरेस्ट कर लिया था, उससे पहले आपको अगर डिटेन कर दिया था, तो उस केसेस में उन सारे केसेस में ये वाले दोनों जो क्लॉज हैं वो लागू नहीं होंगे।
नेक्स्ट क्या रीड करता है, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 3 आएगा, क्लॉज नंबर 4 आएगा। क्लॉज नंबर 4 क्या करता है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिसीजंस शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लॉन्गर ऑफ पीरियड मोर देन 3 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि आप 3 महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला है तो 3 महीने से ज्यादा आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। अगर आप उसको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना चाहते हैं तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। वो एडवाइजरी बोर्ड ये बताएगा कि 3 महीने से ज्यादा रखने का कोई कारण है या नहीं है, और उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। तो उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। वो हाई कोर्ट के जज ये बताएंगे कि क्या सफिशिएंट रीजन है, क्या सफिशिएंट एविडेंस है इस बंदे को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने का। अगर है तो ही आप रख पाएंगे। उसके बाद providing that nothing in this clause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by parliament under subclause A subclause B of clause 7। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन आप 2 महीने का ही हो सकता है या 1 महीने का ही हो सकता है, तो फिर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन 2 या 1 महीने का ही करना पड़ेगा। आप 3 महीने का प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि 3 से 6 महीने भी कर सकती है। तो पार्लियामेंट अगर कानून बना देती है तो उस केस में तो आपकी बात अलग चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है तो आप 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेंशन में नहीं रख सकते। और आपको अगर 3 महीने से ज्यादा उसे डिटेंशन में रखना है तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हाई कोर्ट के जजेस होंगे और वो ये बताएंगे कि क्या सफिशिएंट एविडेंस है, क्या सफिशिएंट रीजन एग्जिस्ट करता है इस बंदे को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए। जब आप किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं तो आपको उस पर्सन को कम्युनिकेट करना होगा कि आप किस ग्राउंड्स के बेसिस पर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल रहे हैं। दूसरा, उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके उस ऑर्डर के अगेंस्ट, मतलब वो अपनी बात अदालत में लेकर जा सके उस ऑर्डर के अगेंस्ट। उसको ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 आपसे ये कहता है कि आपको उसको रीजंस, आपको उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसके सामने वो फैक्ट्स को डिस्क्लोज करें कि क्या एक्चुअली में फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर ही उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन नेसेसरी समझा जा रहा है। तो आप चाहें तो पब्लिक इंटरेस्ट का झांसा देकर उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने से मना कर सकते हैं। एक चीज। उसके बाद क्लॉज नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एंड क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस, मतलब ऐसे केसेस की सूची बना सकती है जिसके तहत पर्सन में बी डिटेंड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दी 3 मंथ्स अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। तो पहले मैं क्या कह रहा था आपसे कि प्रिवेंशन केवल 3 महीने के लिए करा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंशन करना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। लेकिन क्लॉज 7 ने क्या परमिशन दे दी, क्लॉज 7 के सब क्लॉज ए ने परमिशन दे दी कि पार्लियामेंट इस तरह की लॉ बना सकती है जो 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालने की परमिशन देता है विदाउट दी रिक्वायरमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। और दूसरा, पार्लियामेंट लॉ बनाकर एडवाइजरी बोर्ड के लिए काम करने का तरीका, मतलब प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। इसका मतलब क्या है, जो सब क्लॉज 4 के सब क्लॉज ए में जो आपने एडवाइजरी बॉडी के बारे में पढ़ा था ना, एडवाइजरी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन, इसके प्रोसीजर्स भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। 3 महीने का डिटेंशन है, 3 महीने के बाद एडवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है जो कि 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करे विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बॉडी। क्लॉज 7 को, क्लॉज 7 के सब क्लॉज ए को ध्यान से समझ लीजिएगा। और क्लॉज बी में ये कहा गया है कि प्रोसीजर्स लेट डाउन करे जा सकते हैं। ठीक है, क्लॉज सी में ये कहा गया है कि प्रोसीजर्स लेट डाउन करे जा सकते हैं एडवाइजरी बॉडी के काम करने के लिए। और बी क्या कहता है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन केस क्लासेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिंग डिटेंशन। इसका मतलब क्या है, क्लॉज बी का मतलब यह है कि सरकार मैक्सिमम टाइम पीरियड भी बता सकती है लॉ बनाकर। ठीक है,
कि किस केस में किसको कितने दिनों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाएगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है, वो भी सरकार लॉ बनाकर बता सकती है। तो सरकार किस किस चीज के लिए लॉ बना सकती है, एक तो टाइम पीरियड डिटेंशन का टाइम पीरियड 3 मंथ से ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार लॉ बना सकती है। उसके बाद सरकार इस चीज के लिए लॉ बना सकती है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है डिटेंशन का, इस चीज के लिए लॉ बना सकती है और ऐसे केसेस के बारे में बता सकती है जहां पर वो लॉ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब कुछ जुड़े हुए चीजें हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 22, दैट इज जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो कहां पर लागू नहीं होता, अगर ऑर्डर कोर्ट से आया है, अगर वो एक कोर्ट का ऑर्डर है या सिविल अरेस्ट है या फिर अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स, अगर इस तरीके का कोई मामला है तो वहां पर प्यूनिटिव डिटेंशन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, मतलब क्लॉज 1, 2 और 3 लागू नहीं करे जा सकते हैं। सॉरी, क्लॉज 1 और 2 लागू नहीं करे जा सकते हैं क्योंकि क्लॉज 3 तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर है, सिविल अरेस्ट है या अरेस्ट इसलिए हो रहा है कि बंदा इनकम टैक्स नहीं भर पाया था, तो वहां पर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 लागू नहीं होते हैं। क्लॉज 1 और 2 केवल लागू होते हैं क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल केसेस के अंदर, प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसी एक्टिविटीज में जो कि हार्मफुल थी जनता के लिए। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो घटाकर 2 महीने कर दिया था, लेकिन इसको कभी भी आज तक भी टिल डेट इस चीज को फोर्स में नहीं लाया गया है। तो अब भी जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का ही है। ठीक है, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उसके ऊपर कानून बनाने की परमिशन एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को है। स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर कानून नहीं बना सकता, राज्य सरकारें उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती। लेकिन अगर स्टेट की सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं या मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहां पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन जहां पर देश के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात होगी, वहां पर केवल पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कानून बनाने का। तो ये था सब कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अब सरकार ने इससे जुड़ी हुई कौन कौन से लॉज लाई है, अब तक सरकार कौन कौन से एक्ट लाए हैं, ये उन एक्ट्स की लिस्ट है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। पोटा जो है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसके बाद टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, ये दोनों रिपील हो चुके हैं। इसी एक्ट के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार करा गया था। संजय दत्त का जब गिरफ्तार हुआ था 93 के बाद, तो इसी एक्ट के अंदर हुआ था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, मीसा को रिपील कर दिया था 1978 में। तो बी, एफ और एच ये हो चुके हैं क्या, रिपील हो चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा इन तीनों को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं।